आपको सच बताऊं तो मैंने कोई अपनी तरफ से हिंदी नहीं पढ़ी है, और ना मैंने हिंदी को जन्म दिया है कि भई है। मैं भी तो वही किताबों से उठा के पढ़ती हूँ। तो मैंने किताबों से उठा के लगभग 3 साल तक बार-बार यही चीज़ पढ़ाई, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से लगता था कि ये आना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था, मेरा मन हमेशा मुझसे ये प्रश्न करता था कि ये बताओ निधि, तुम पढ़ रही हो वर्ण, वर्णों को और टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। वर्ण में कौन सा वर्ण पढ़ रही हो? स्वर। तो स्वर तो इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और इनके भी टुकड़े नहीं हो सकते। जब इनके टुकड़े नहीं हो सकते और अब यहाँ पे आप पढ़ रही हो प्लुत स्वर, ये कहकर कि प्लुत स्वर है, तो प्लुत स्वर जब ये है तो ये कौन सा स्वर है भाई? ये तो शब्द नजर आता है, और यह कौन सा स्वर है भाई? अब ये भी शब्द है, पढ़ रहे हैं हम स्वर, उसमें व्यंजन भी नहीं, लेकिन इसमें तो व्यंजन भी आ रहा है, इसमें तो व्यंजन भी आ रहा है, और हमें समझाया जा रहा है। तो अब आप बताओ कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ये प्रश्न कि बात तो सही है? को ये जानना है। तो जब हम बात करते हैं उच्चारण काल के आधार की, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा होगा और तमाम किताबों में आपको ये उच्चारण काल के आधार पर जो पढ़ाया जाएगा वो 3 प्रकार से पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक नाम का आता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर करके पढ़ाया जाता है। तो ध्यान देना, मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरी पुरानी अगर नोट्स में आप देखोगे तो वहाँ तो शायद आपको मिल सकता है ये, लेकिन मैंने ये इसको इसी साल से हटाया था। हटाया इसलिए है क्योंकि कामता प्रसाद ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो हम जो आधार लेके चलते हैं वो कामता प्रसाद गुरुजी को लेके चलते हैं। अगर आयोग में कभी ये प्रश्न आता भी है और वो गलत आंसर भी देगा तो हम उनका रेफरेंस देकर अपने उत्तर को सही करवा लेंगे, क्योंकि कामता प्रसाद ने स्वयं कहा है कि उच्चारण काल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्वर। लेकिन तमाम लोगों ने जो प्लुत स्वर भी जोड़ा हुआ है वो पता नहीं क्यों करते हैं, उस पर हम बात करेंगे, पहले इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उच्चारण काल, अब आप लोग जैसे पढ़ते हो, आपकी जो शैली है पढ़ने की वो ये है कि बस यहाँ लिखा उच्चारण काल रटेंगे, उच्चारण काल के आधार पर 2 बार ह्रस्व और दीर्घ ऐसे करके रटते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ रटो मत, समझो। सबसे पहले ये पढ़ो कि ये क्या कह रहा है। इसका कहने का मतलब है उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना, काल मतलब समय, यानी बोलने में जो समय लग रहा है उसके अनुसार आपके जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। तब ये बताता है कि 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब हो गया छोटा, लघु, और दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा। तो यानी जिनके ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह से हमने 2 प्रकार में इसमें बांटा है। तो अब देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैंने आपको जो बताया था कल की क्लास में कि स्वर कितने होते हैं, तो मैंने स्वर की कितनी संख्या बताई थी? 11। वो कुल स्वर में बताई थी, मैंने पूछ रही हूँ स्वर की कितनी संख्या? 11। और 2 को मैंने आपको बताया था कि ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्गीकरण में हम अयोगवाह को अयोगवाह में ही रखते हैं, उसे नहीं लेकर आते। तो हमारे सामने कितनी संख्या आ गई? 11। अब इस 11 में से ही हम बांटेंगे, तो ह्रस्व स्वर हमारे कितने हो गए? 4, और ये दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए? 7। तो 4 और 7 कितनी संख्या हो गई? 11 हो गई। ठीक है, अब देखना, हमारे जो मतलब किताबें लिखी हुई हैं मार्केट में, उनका मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है, मैं मानती हूँ कि मेरा मैथ्स कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि जब हमने उच्चारण काल के आधार पर पढ़े 3 स्वर, दीर्घ, लघु और प्लुत, दीर्घ में आ गए हमारे 7, और इस लघु यानी ह्रस्व में आ गए हमारे 4, तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए। अब तीसरे के लिए तो कोई उदाहरण ही नहीं बचता, कोई स्वर बचता है तीसरे के लिए? नहीं बचता। लेकिन फिर भी देखो लोग कैसे समझाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। प्लुत स्वर में लिखते हैं, एक तो लिखते हैं ये ऐसे करके ओम, ठीक है, फिर वो लिखेंगे अगर दूसरा तो लिखेंगे ऐसे, ये साइन बनाया जाता है, जैसे मान लो राम लिख दिया ये।
आपको सच बताऊं तो मैंने कोई अपनी तरफ से हिंदी नहीं पढ़ी है, और ना मैंने हिंदी को जन्म दिया है कि भई मैं भी तो वही किताबों से उठा के पढ़ती हूँ। तो मैंने किताबों से उठा के लगभग 3 साल तक बार-बार यही चीज़ पढ़ाई, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से लगता था कि ये आना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था, मेरा मन हमेशा मुझसे ये प्रश्न करता था कि ये बताओ निधि, तुम पढ़ रही हो वर्ण, वर्णों को और टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। वर्ण में कौन सा वर्ण पढ़ रही हो? स्वर। तो स्वर तो इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और इनके भी टुकड़े नहीं हो सकते। जब इनके टुकड़े नहीं हो सकते और अब यहाँ पे आप पढ़ रही हो प्लुत स्वर, ये कहकर कि प्लुत स्वर है, तो प्लुत स्वर जब ये है तो ये कौन सा स्वर है भाई? ये तो शब्द नजर आता है, और यह कौन सा स्वर है भाई? अब ये भी शब्द है, पढ़ रहे हैं हम स्वर, उसमें व्यंजन भी नहीं, लेकिन इसमें तो व्यंजन भी आ रहा है, इसमें तो व्यंजन भी आ रहा है, और हमें समझाया जा रहा है। तो अब आप बताओ कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ये प्रश्न कि बात तो सही है? जब 11 हमारे वहां हो गए तो ये तीसरा जो प्लुत हमको पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? मतलब इतने ज्यादा है, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी को आपने एक मान लिया कि ये भगवान हो गया, अब भगवान जिसको मान लिया, अब उसने अगर कुछ गलत भी बात कही है ना तो वो भी सही है, और ऐसे ऐसे तर्क निकालेंगे तोड़ मोड़ के बस उसको शुद्ध सही सिद्ध करना है। तो अब मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चली, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और जब मैंने किताबें पढ़ी जो पुरानी किताबें हैं तो उनमें ये बात पता चली कि प्लुत स्वर हिंदी में नहीं पाए जाते, प्लुत स्वर संस्कृत में पाए जाते हैं। संस्कृत में होता था, और उसमें किस तरह से होता है कि जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो मान लो ये हमारा स्वर अ और ये आ, और ये तीसरा स्वर आ, इसके बाद ये साइन लगाकर इसको प्लुत स्वर में रखा जाता था। मतलब ये अ आ ये ऐसे बोला जाता है। अब आप देखेंगे, आपने अगर संस्कृत के श्लोक देखे हों तो आपको संस्कृत के श्लोक में ये साइन या ये साइन देखने को मिलेगा, ये दो तरह के साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये साइन ही था प्लुत स्वर का। लेकिन जब हमने हिंदी भाषा का व्याकरण बनाया तो हमने प्लुत स्वर को हटा दिया, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है उसकी। तो जब हमने उसे हटा दिया तो हमें पढ़ना कितना चाहिए? दीर्घ लघु पढ़ना चाहिए और दीर्घ पढ़ना चाहिए। लेकिन आज भी हमें उच्चारण काल के आधार पर 3 पढ़ाए जाते हैं और बेवकूफ़ बनाया जाता है, उदाहरण में ये दिए जाते हैं। तो आप अगर इससे पहले या किसी सर से पढ़ रहे हैं या किसी किताब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताब तो जवाब देगी नहीं, या आपका दोस्त मित्र किसी सर से पढ़ रहा है, तो मेरे लिए प्लीज़ इसका उदाहरण जरूर पूछ लेना उनसे कि उदाहरण जो आपने दिया है, ये ओम या तो ये लिखा होना चाहिए जैसा ये संस्कृत में होता है, ठीक है, इस तरह से, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये स्वर में, हम इसको ओम कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा ओम इस तरह से आता भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे दिया है, ये स्वर कैसे है, ये सिद्ध करो हमें कि ये स्वर कैसे है। हाँ, कौन? मैं तो ये कह रही हूँ कि ये है ही नहीं, पूछने की क्या कह रहे थे? मैं तो बता रही हूँ ये नहीं है, बेकार। उच्चारण काल के आधार पर हिंदी में केवल 2 ही स्वर हैं, ठीक है, लघु और दीर्घ, प्लुत नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये वाली बात इसलिए कह रही हूँ, देखो जाके किसी टीचर का अपमान नहीं करना है, बस पूछने वाली बात इसलिए कह रही हूँ ताकि सबके सब इसको समझें, सीखें और एक पढ़ाएं। अगर सारी किताबों में हर चीज एक हो जाएगी, अगर हर अध्यापक अपने नोट्स में एक सही लिखना शुरू कर देगा कि भाई ये नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा, सही हो जाएगा, तो उसमें आप ही लोगों का फायदा होगा। एक अकेले निधि मैम के फाइट करने से कुछ नहीं है। मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोग कह रहे हैं कि ये दिन नहीं रात है, रात है, और मैं एक चिल्लाती हूँ नहीं सूरज तो निकल रहा है, देखो दिन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? वोटिंग जहाँ पे है वहां जाएगी, तो वो दिन का भी क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो बात यह है कि सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आप लोगों को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि आप ही वो आगे की पीढ़ी हो, और आप अभी इस समय छोटे बच्चे नहीं हो, आप अपनी परीक्षा के लिए भी सीख रहे हो और हिंदी भाषा को भी सीख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्रश्न तो आता है प्लुत स्वर से, एक प्रश्न आता है कि वह कौन सा स्वर है या जिसका प्रयोग हम
पुकारने में करते हैं तो वो प्लुत का, उस समय हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये एक्चुअली प्लुत स्वर नहीं होके हमने हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिन्ह के नाम से लिया है। ठीक है, हिंदी भाषा में हमने इसको किसके नाम से लिया है? प्लुत चिन्ह के नाम से, जब हम विराम चिन्ह पढ़ते हैं वहां पे। और प्लुत चिन्ह में ये जो साइन होता है ये हमें बताता है कि जब हम किसी शब्द के बाद इसको लगा देते हैं, जैसे मान लो हम किसी को पुकार रहे हैं, हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया इस तरह से, तो अब हम इसको मोहन नहीं पढ़ सकते, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मोहन। ठीक है, और इसमें भी एक विशेष बात यह है कि इस चिन्ह का प्रयोग सदैव दीर्घ स्वर के बाद ही होगा। आप इसके बाद नहीं लगा सकते, ह या न के बाद। कहाँ लगेगा? दीर्घ स्वर के बाद ही। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है पुकारने में, तो प्लुत चिन्ह को हम लिखेंगे विराम चिन्ह में। ठीक है, ये बात समझ गए हम। तो इस बात को ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, कॉपी है बिल्कुल उन जो कामता प्रसाद ने अपना लिखा है कि संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। अब ये बताओ, जब हिंदी भाषा में वो है ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्यों लिख रहे हैं उसको? आगे हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है, इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो यही आता है।